हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार आपकी जो कुंडली में नक्षत्र होते हैं और नक्षत्रों पर आधारित नक्षत्रों के ऊपर बैठे हुए ग्रह, अर्थात आप अगर समझ गए होंगे या आपने हेडलाइंस देख लिया होगा तो आप समझ रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ नवतारा पद्धति के बारे में। तो नवतारा पद्धति किस पर काम करती है? ये काम करती है कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है। अभी पिछले कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों की। तो नक्षत्रों के ऊपर ही जब हम नक्षत्रों के ऊपर कमांड कर लेते हैं, नक्षत्रों के बारे में जितना ज़्यादा जानकारी हमारे पास होती है उतना ही हमको ना कुंडली का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। इसलिए नक्षत्रों से दोस्ती करिए, नक्षत्रों के गुणधर्म को समझिए। और अगर आपने नक्षत्रों के गुणधर्म को समझ लिया, एक बार उनको साध लिया, तो कहीं ना कहीं आपका जो ज्योतिषीय विश्लेषण है वो काफ़ी हद तक सटीक होने लगता है। तो जब नक्षत्रों की बात करेंगे तो नक्षत्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र पे बैठा है। ठीक, तो नक्षत्रों के क्रम में अगर देखेंगे तो टोटल है 9 ग्रह। 9 ग्रहों को दिए गए हैं टोटल 9 ग्रहों को दिए गए हैं 27 नक्षत्र। और अगर अलग अलग ग्रहों की बात करेंगे तो एक ग्रह को 3 नक्षत्र दिया गया है, क्योंकि 27 नक्षत्र को जब हम 9 ग्रहों से डिवाइड करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाई 9 दैट मीन्स 3। तो एक एक ग्रह को 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं। अब आपकी कुंडली में हो सकता है कि कोई ग्रह ऐसा भी हो जिसके नक्षत्र पे कोई भी ग्रह कुंडली में बैठा ना हो, और कोई ऐसा भी ग्रह हो सकता है जिसके नक्षत्र में 3-4 ग्रह बैठ गए हों। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो जो ग्रह आपके कुंडली में नक्षत्रों पे, जैसे नक्षत्रों पे बैठते हैं, जिस तरह के नक्षत्र पे बैठते हैं, उसके अनुसार उनको फल देना मजबूरी होती है। क्योंकि जो नक्षत्र होता है वो घर होता है, ठीक, जिसमें आपका ग्रह बैठा होता है। और नक्षत्र का जो स्वामी होता है, जैसे राशि का स्वामी आपका घर का मकान मालिक है, ऐसे ही नक्षत्र का स्वामी आपका अधिकार रखता है आपके ऊपर। ठीक है, वो आपसे फल जैसा चाहेगा वैसा आपको देना पड़ेगा। नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो आपके मतलब ग्रह जिस नक्षत्र पे बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी काफ़ी हद तक उस ग्रह के फलों को कंट्रोल करता है, चेंज कर देता है। तो इसलिए हमें नक्षत्रों से दोस्ती करना ज़रूरी है और नक्षत्रों को जानना ज़रूरी है। अब अगर देखेंगे तो जो नवतारा सिस्टम है, जिसके बारे में काफ़ी आपने वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, तो आज नया क्या है? आज नया ये है कि नवतारा पद्धति पर हम थोड़ा सा बेसिक बात करने के बाद एक कुंडली का एनालिसिस करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में नवतारा चक्र से कैसे आप अपने कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी हमारे ये चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, सो दैट उनको भी ज्ञान की बातें, काम की बातें समय समय पर मिलती रहें। ठीक है, परोपकार करना बहुत ज़रूरी है। परोपकार आप करिए, यदि पैसा खर्च करके परोपकार कर सकते हैं तो वो करिए। और अगर आप परोपकार बिना पैसा खर्च किए करना चाहते हैं तो जो अच्छी बातें हैं मेरी या किसी अन्य वीडियो कंटेंट वाले यूट्यूबर की, किसी ज्योतिषी की या स्पिरिचुअल स्पीकर की कोई बात हो या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई बात हो, तो उसको आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसा भी नहीं लगना है और आपका परोपकार भी हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते परोपकार की सोच आपके अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, और अगर आप पुराने हैं तो थैंक्स फॉर विजिटिंग अगेन, थैंक्स फॉर योर रिपीट विजिट, एंड हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप विजिट करते रहा करिए। अब नवतारा में जब हम देखते हैं, यहाँ पे जो चंद्रमा जिस नक्षत्र पे बैठा होता है वहाँ से आपका नक्षत्र का काउंटिंग शुरू होता है। लगन जो होती है, लगन के नक्षत्र को मत लीजिएगा। यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लग्न या लग्नेश का जो नक्षत्र होता है वहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो मैं कहूँगा आपको, भाई लग्न और लग्नेश का नक्षत्र आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी आपको चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो देखना है कि कौन सा नक्षत्र है। तो चंद्रमा जिस ग्रह के नक्षत्र पे बैठा हुआ है यहाँ से आपको गिनना है। सपोज करिए कि चंद्रमा आपका चंद्रमा के ही नक्षत्र पे बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के बाद किस महादशा आती है?
चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा आती है, फिर राहु की महादशा आती है, फिर गुरुदेव बृहस्पति की महादशा आती है, फिर शनि की महादशा आती है। ठीक है, तो जो महादशाओं का क्रम है, इसी क्रम में ग्रहों के नक्षत्र भी हैं। जब 9 ग्रहों के एक एक नक्षत्र एक बार रिपीट हो जाते हैं, तो इन्हीं ग्रहों के दूसरे नक्षत्र रिपीट होते हैं, और फिर इन्हीं ग्रहों के तीसरे नक्षत्र रिपीट होते हैं। कैसे रिपीट होते हैं, यहाँ देखिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रहों के किस तरह से 3-3 अलग अलग नक्षत्र हैं। और पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट। पहला सेट अश्विनी से लेकर करके अश्लेषा तक है, दूसरा सेट मघा से लेकर के ज्येष्ठा तक है, तीसरा नक्षत्रों का सेट मून से लेकर के रेवती तक का है। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह के 3 नक्षत्र रोटेट होते रहते हैं 1 बाई 1। अब यहाँ देखिए, पहला तारा होता है जन्म तारा, जहाँ पे आपका चंद्रमा का नक्षत्र होता है। फिर संपत तारा, तो जन्म नक्षत्र में आप देखेंगे पहला, 10वां, 19वां, ये तीनों जन्म नक्षत्र में आते हैं। फिर दूसरा तारा, 11वां तारा, 20वां तारा, ये आपके संपत तारा में होते हैं। तीसरा, 12वां, 21वां आपके विपत तारा में आते हैं। चौथा, 13वां, 22वां ये आपके क्षेम तारा में आते हैं। 5वां, 14वां और 23वां ये आपके प्रत्यारी तारा में आते हैं। 6वां, 15वां, 24वां तारा जन्म नक्षत्र से जो होता है ये साधक तारा होता है। और 7वां, 16वां, 25वां ये होता है वध तारा। 8वां, 17वां, 26वां ये होता है मित्र तारा। और 9वां, 18वां, 27वां ये होते हैं अति मित्र तारा। तो अच्छी बुरी हर एक कैटेगरी में आपके पास 3 नक्षत्र मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट वाली रो है 19 से लेकर के 27वीं, यहाँ पर जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों पर बैठे हुए ग्रह या इन नक्षत्रों के सिंबल, इन नक्षत्रों के पंछी, जानवर, वनस्पतियाँ आपको सर्वाधिक अच्छा फल या बुरा फल देती हैं। सपोज आपका कोई ग्रह, एक ग्रह बैठा है 18वें नक्षत्र पे, एक ग्रह बैठा है 27वें नक्षत्र पे, और एक ग्रह बैठा है आपके 9वें नक्षत्र पे, तो 27वें नक्षत्र पे बैठा हुआ ग्रह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो जितना फल आपका 27वें नक्षत्र पे बैठा हुआ ग्रह देगा, उतना आपका 18वां वाला नहीं देगा, और 18वें वाले से कम आपका 9th जो नक्षत्र है उस पर बैठा हुआ ग्रह आपको अच्छे परिणाम देगा। सेम वे अगर वध तारा की बात करेंगे, तो 25वें नक्षत्र पे जो ग्रह बैठा है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मारक प्रभाव देगा। 16वें पे जो बैठा है वो थोड़ा कम, जो 7वें नक्षत्र पे बैठा है वो थोड़ा और कम, लेकिन वो आपको परेशानियां देगा। तो ये तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, जैसे पहली रो से दूसरी रो, दूसरी रो से तीसरी रो। अब यहाँ पे देख लीजिए एक उदाहरण के साथ, अगर आपका जन्म नक्षत्र कृतिका है तो संपत तारा रोहिणी, साथ में जन्म नक्षत्र में कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, और उत्तरा आषाढ़ा, 3 हो गए आपके जन्म नक्षत्र। दूसरा संपत तारा देखेंगे रोहिणी है, तो हस्त भी है, श्रवण भी है, ये तीनों चंद्रमा के नक्षत्र हैं। अगर तीसरा आप देखेंगे विपत तारा है मृगशिरा, तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा तीनों ही आपके लिए विपत्तियां लेके आने वाले हैं। क्षेम तारा की बात करेंगे तो चौथा, 13वां, 22वां ये आपके लिए क्षेम का काम करेंगे। प्रत्यारी के लिए बात करेंगे तो 5वां, 14वां, 23वां ये नक्षत्र यहाँ पे देखिए, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद ये तीनों ही आपके लिए प्रत्यारी का काम करेंगे। साधक में भी ऐसे ही 6वां, 15वां और 24वां। तो उत्तरा भाद्रपद पे बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा उन्नति लेके आएगा। ऐसे ही वध में, ऐसे ही मित्र में, ऐसे ही अति मित्र में। तो अति मित्र में जो 27वें नक्षत्र पे बैठा हुआ ग्रह है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो नक्षत्रों के क्रम में सबसे पहले अगर देखेंगे तो केतु का नक्षत्र आता है, और केतु के नक्षत्र से महादशा प्रारंभ होती है। नक्षत्रों का अगर आप क्रम देखेंगे तो केतु से लेकर के बुध तक नक्षत्र स्टार्ट होते हैं, और महादशा का भी जो क्रम होता है स्टैंडर्ड, वो केतु से लेकर के बुध तक होता है। तो सबसे पहला जो नक्षत्र होता है वो होता है अश्विनी, और रेवती नक्षत्र सबसे आखिरी है। तो पहले जो 9 नक्षत्र हैं वो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध के हैं। केतु का नक्षत्र है अश्विनी, फिर शुक्र का नक्षत्र आता है भरणी, फिर सूर्य का नक्षत्र आता है कृतिका, फिर चंद्रमा का नक्षत्र आता है रोहिणी, फिर मंगल का नक्षत्र आता है मृगशिरा, फिर राहु का नक्षत्र आता है आर्द्रा, फिर बृहस्पति का नक्षत्र आता है पुनर्वसु, फिर शनि का नक्षत्र आता है पुष्य,
और फिर बृहस्पति का फिर बुध का नक्षत्र आता है अश्लेषा। ठीक, अब ये हुए एक सेट ऑफ 9 नक्षत्राज। ऐसे ही 9 नक्षत्र के 3 सेट होते हैं, टोटल मिलके 27 हो जाते हैं। तो एक बार जब केतु से बुध तक के नक्षत्र चल जाते हैं तो फिर दोबारा कोई भी प्लैनेट केतु के दूसरे नक्षत्र में जाता है, जो कि होता है मघा। मघा से स्टार्ट करता है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ये हुआ दूसरा चक्र। और जब दूसरे चक्र में सारे ग्रहों के एक एक नक्षत्र पास हो जाते हैं तो आपका प्लैनेट इंटर करता है इन ग्रहों के, सभी 9 ग्रहों के थर्ड सेट ऑफ नक्षत्राज में। तो इस तरह से ये टोटल 27 नक्षत्र होते हैं जो इन 9 ग्रहों को अलग अलग अलॉटेड है, और सभी का क्रम 1 बाय 1 आता रहता है। अगर आपका जन्म नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में है तो आपको केतु से ना काउंट करके आपको चंद्रमा का नक्षत्र शुक्र जहाँ है वहाँ से काउंट करना है। दैट मीन्स शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ऐसा आपको काउंट करना है। अगर आपका जन्म नक्षत्र मान लीजिए शनि के नक्षत्र में है, चंद्रमा आपका शनि के नक्षत्र में विराजमान है, तो आपको पहला जो नक्षत्र मानना है जिसको बोलते हैं जन्म नक्षत्र। ठीक है, ये होगा शनि का नक्षत्र। तो शनि के नक्षत्र को आपको पहला मानना है। उसके बाद देखिए कि आपका कौन सा ग्रह, शनि के बाद कौन सा प्लैनेट आता है, बुध आता है। तो जो जो ग्रह बुध के नक्षत्र में बैठे हैं उनको आप 2 नंबर लिख लीजिए। ये ग्रह जन्म नक्षत्र से दूसरे पे हैं। फिर शनि, बुध, बुध के बाद कौन सा नक्षत्र आता है, केतु का नक्षत्र आता है। तो नोट करिए आपकी कुंडली में केतु के नक्षत्र में जो जो ग्रह बैठे हैं उनको 3 नंबर लिखिए। केतु के बाद लिखिए अपनी कुंडली में देख करके कि कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, तो उनको लिखिए 4 नंबर। क्यों? क्योंकि शनि, बुध, केतु, फिर आ गया शुक्र। तो शुक्र जो हो गया 4 नंबर का नक्षत्र आपकी कुंडली में देने वाला है। शुक्र जब चले गए तो देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उनको लिखिए 5 नंबर। ये जन्म नक्षत्र से 5वें नक्षत्र में सारे ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, जो जो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सूर्य के बाद आपको देखना है कि कौन कौन से ग्रह आपके जन्म नक्षत्र से 6वें नंबर पर बैठे हैं। तो आपके शनि से 6वां कौन सा होगा, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। अब चंद्रमा के नक्षत्र में जो जो है उनको आप 6 नंबर लिख लीजिए। ऐसे ही चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, आप इनको 7 नंबर, 8 नंबर, और गुरु का जो नक्षत्र होगा उसको आप 9 नंबर लिख लीजिए। तो इस तरह से आपने क्लासिफिकेशन लिख लिया, जान लिया कि आपके जन्म नक्षत्र से कौन कौन सा ग्रह किस क्रम में बैठा हुआ है। अब अगर आपके जन्म नक्षत्र से कोई ग्रह 1 नंबर पे बैठा है, 2 नंबर पे बैठा है, 3 नंबर के ग्रह पे बैठा है, 3 नंबर के नक्षत्र पे बैठा हुआ है, तो आपको लिख लेना है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट से आपको समझ में आएगा कि जन्म नक्षत्र में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनको तो हम बोलते हैं जन्म तारा। फिर जन्म तारा के बाद जो जो ग्रह आपके जन्म तारा से सेकंड नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जैसे पहला नक्षत्र केतु का, तो दूसरा नक्षत्र किसका हो गया, शुक्र का हो गया। ठीक है, तो अगर आपका जन्म नक्षत्र केतु का है तो जो जो प्लैनेट आपके कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं उनको आप बोलेंगे संपत तारा। जन्म तारा के बाद आता है संपत तारा। ठीक, तो वो प्लैनेट आपकी कुंडली में आपको संपत्ति देने के लिए आए हैं। जब जब वो प्लैनेट एक्टिव होंगे तब तब आपके जीवन में संपत्ति आएगी। क्यों? क्योंकि वो संपत तारा पे बैठे हैं। ठीक, ऐसे ही केतु से तीसरा कौन सा हुआ, सूर्य का नक्षत्र। अब सूर्य के नक्षत्र में जो जो ग्रह बैठे हैं, तीसरे तारे को बोलते हैं विपत तारा। ठीक है, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा। चौथे तारा को बोलते हैं क्षेम तारा। जो आपका विपत तारा होता है, विपत मीन्स ऑब्स्टैकल्स, विपत्तियाँ, आपके काम में रुकावट, आप करना चाहते हैं कुछ लेकिन उस टाइम पीरियड में उस काम को आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, आप चाहते हैं फर्स्ट डिवीज़न पास होना, आप पास हो रहे हैं सेकेंड डिवीज़न। आप चाहते हैं कि अगले 1 साल में आप इस काम को 2 गुना 3 गुना आगे बढ़ा दो, लेकिन आप उतने के उतने पे ही रह जा रहे हो। ठीक है, तो जब विपत तारा आता है तो आपके पास कठिनाइयाँ आती, संघर्ष आते हैं, आपका जीवन पहले से थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, टफ हो जाता है। आपके दुश्मन कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ाने लगते हैं आपके जीवन में। जन्म नक्षत्र से चौथा जो तारा होता है जिसको बोलते हैं क्षेम तारा। क्षेम अर्थात कुशल क्षेम। ठीक, आप कहते नहीं जरा इनका भी कुशल क्षेम पूछो भाई ये कैसे हैं,
तो जब छेम तारा अर्थात जन्म नक्षत्र से चौथे तारा पे, चौथे ग्रह के नक्षत्र पे जो बैठे होंगे, नक्षत्र पे जो प्लेनेट कुंडली में, वो प्लेनेट अब आपको सुख देने आए हैं। ठीक है, आपके जीवन को, ग्रोथ को बढ़ाएंगे, आपके जीवन का स्तर बढ़ाएंगे, आपका रहन सहन का स्तर बढ़ाएंगे, आपके जीवन में शुभ जो घटनाएं होती हैं, शादी होना, बच्चा होना, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ये सारे काम आप छेम तारा में करते हैं। अब जन्म नक्षत्र से जो पांचवा तारा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्यारी। जब पांचवा तारा आपके जन्म नक्षत्र से एक्टिव होता है, या उस पर ग्रह जो बैठे हैं वो एक्टिव होते हैं, तो आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, आप फेल होते हैं, आप जो काम करना चाहते हैं उस काम को आप नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, परेशानियों को बढ़ाती है। ठीक है, तो पांचवा जो नक्षत्र है वो आपने देखा ठीक नहीं है। जो तीसरा नक्षत्र है जन्म से, या उस नक्षत्र, उस ग्रह के सभी नक्षत्र, वो आपके लिए निगेटिव होते हैं, परेशानियां लाते हैं। और अब आप देखिए आपके जन्म नक्षत्र से छठवां अर्थात सिक्स्थ जो प्लेनेट है, जो सिक्स्थ नक्षत्र है, उस फैमिली में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। अब जैसे आपके जन्म नक्षत्र से छठवां नक्षत्र जो भी बन रहा है, उस नक्षत्र स्वामी के जितने भी नक्षत्र हैं वो सारे आपके लिए 6 नंबर पे ही आएंगे। तो 6 नंबर को बोलते हैं साधक तारा। साधक अर्थात किसी चीज़ की साधना करना, किसी चीज़ की प्राप्ति होना, गेन होना, लाइफ में किसी अचीवमेंट को पाना, कोई आपकी विश थी जो फुलफिल हो जाए। आप चाहते थे कि मैं बड़ा घर ले लूँ, बड़ी गाड़ी ले लूँ, मेरी इस लड़की से शादी हो जाए, मेरे उस लड़के से शादी हो जाए, तो आपकी साधना सफल हो जाएगी। ठीक है, तो सिक्स्थ जो आपका जन्म नक्षत्र से सिक्स्थ नक्षत्र है, ये आपके जीवन में ऊंचाइयाँ, अपलिफ्टमेंट, नेम, फेम, यश, प्रसिद्धि लेके आता है। अब अगर आप सातवां नक्षत्र देखते हैं, आपके जन्म नक्षत्र से जो सातवां होता है, या उस सातवें नक्षत्र के स्वामी के बाकी जो नक्षत्र हैं, ये सारे आपके लिए निगेटिव फल लेके आते हैं। इसको बोलते हैं सातवें तारे को नैदान या निधन। इसको निधन, नैदान, कहीं पर इसको वध तारा भी बोलते हैं। तो अर्थात ये आपको डेथ देता है या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, क्योंकि जो मृत्यु होती है, निधन होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि निधन मतलब इंसान फिजिकली डेड हो तभी उसका निधन माना जाए। यदि इंसान सोशली डेड हो जाए, उसकी इतनी कोई बेइज्जती हो जाए, कुछ ऐसा उसका स्कैम निकल के आ जाए कि लोग उससे मिलना ना चाहें, लोग उसको बाइकआउट कर दें, लोग उसको गाली देना शुरू कर दें, तो निधन कई तरह का होता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। तो मृत्यु तुल्य कष्ट जो इंसान को मिलता है वो भी निधन तारा ही इंसान को देता है। जो आपकी कुंडली में दूसरा सातवां मारक भाव होता है, ये भी जब एक्टिव होता है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है कई बार। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा तो ये आपको मार नहीं देगा, मारेगा तो एक ही बार, बट मृत्यु तुल्य कष्ट ये हर बार देके जाता है। ठीक है, तो सातवां तारा, पांचवा तारा और तीसरा तारा, ये तीनों हैं निगेटिव तारा। आठवां तारा जो होता है ये होता है मित्र तारा। आपके जन्म नक्षत्र से जो भी आठवां ग्रह है या आठवां नक्षत्र है, ये सारी जो फैमिली है, तीन के तीनों नक्षत्र इस ग्रह के, ये सब आपके मित्र तारा हैं। आपके जीवन में जहाँ कहीं कोई समस्या आएगी, और अगर कोई आपका फ्रेंड है, आपका बॉस है, आपका रिलेटिव है, जिसका जन्म नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से आठवां है, तो ये आपके जीवन में सहायता के लिए सदैव खड़ा रहेगा। आपकी चिंता को दूर करने वाला होता है। तो ऐसे लोग भी आपकी चिंता को दूर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। और आखिरी है नाइन्थ तारा। आपके जन्म नक्षत्र से जो नाइन्थ तारा होता है, इसको बोलते हैं अति मित्र, अर्थात एक्सट्रीम फ्रेंडशिप। जब आपके अति मित्र तारा आपका जब भी कभी आपका अति मित्र तारा एक्टिव हो जाता है, तो आपके जीवन में वो ऐसे काम करता है जैसे आपका जिगरी दोस्त। आपके जीवन के हर एक कष्ट को, बाधा को वो दूर कर देता है। आपके जीवन में जो बाधाएं, कष्ट आ रही थी, जो फेल्योर आ रहे थे, जो दुश्मन आ रहे थे, उन सबको वो सफाया कर देता है। ठीक है, तो उन सबका सफाया करता है अति मित्र। तो आप देखिए आपके जन्म नक्षत्र से नौवां नक्षत्र कौन सा है, और उस नक्षत्र पर या उस ग्रह के बाकी दो नक्षत्रों पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। वो ग्रह आपके जीवन में बल्ले बल्ले करने के लिए आए हैं। आपको तमाम सुख, अपार धन वैभव दे करके जाएंगे जब जब वो ग्रह एक्टिव होंगे। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि हमारे तो अति मित्र पे या कोई मित्र तारा पे कोई बैठा ही नहीं है। अति मित्र मेरा जो ग्रह है, जो मेरा अति मित्र नक्षत्र है,
उस ग्रह पे, उस नक्षत्र पे कोई बैठा ही नहीं है। जो मेरा मित्र तारा है उस पर भी कोई नहीं बैठा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा कोई मित्र नहीं होगा, मुझे सपोर्ट कोई नहीं करेगा, या मेरा अति मित्र कोई नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन दिया जाता है। यहाँ पर आपके लिए मेरी तरफ से एक सोल्यूशन है। यदि आपका अति मित्र तारा और मित्र तारा खाली है, उस पर कोई नक्षत्र नहीं बैठा है, तो आप क्या करेंगे? अब आपको उस अति मित्र तारा और मित्र तारा का जो जानवर है, हर एक नक्षत्र के कुछ राशियाँ होती हैं, हर एक नक्षत्र का कोई स्वामी होता है, कोई देवता होता है, और हर एक नक्षत्र का कोई जंतु होता है, कोई पक्षी होता है, कोई वनस्पति होती है, कोई लकड़ी होती है। ठीक है। अब आप उस नक्षत्र का जो भी चिन्ह है, जो भी पशु है, जो भी पक्षी है, जो भी लकड़ी है, जो भी वनस्पति है, उसको अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। जैसे आपका नक्षत्र का जो जानवर है वो शेर है, तो आप अपने वर्क डेस्क पे एक शेर की फ़ोटो रखिए, या एक लायन, प्लास्टिक का, लोहे का, मेटल का, जो भी आपकी उस प्लेनेट की मेटल है। ठीक है। सपोज सूर्य की मेटल है तांबा और सोना, मंगल की मेटल तांबा है, बृहस्पति की मेटल पीतल और सोना है, शुक्र की मेटल है प्लेटिनम और चांदी, चंद्रमा की मेटल है चांदी। आप उस ग्रह की मेटल में और उस नक्षत्र स्वामी के जो जानवर हैं, ठीक है ना, उस नक्षत्र का जो जानवर है, जो पक्षी है, जैसे बाज है, जैसे हिरन है, जैसे उल्लू है, अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग पक्षी होते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है किस नक्षत्र का कौन सा पक्षी होता है, कौन सा पशु होता है, क्या उसकी वनस्पति होती है, क्या उसका निशान होता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि आपके 8th और 9th नक्षत्र को कैसे आप यूज करेंगे, कैसे आप एक्टिव करेंगे। ठीक है। जब आपका 9 तारा चक्र क्लियर हो जाएगा कि आपका 8th और 9th नक्षत्र कौन सा है, छठा नक्षत्र कौन सा है, चौथा नक्षत्र कौन सा है, तो आप समझ पाएंगे कि किस नक्षत्र में, किस तारे में मेरी शादी हो सकती है, बच्चा हो सकता है, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, किस समय मेरा अच्छा टाइम आने वाला है। तो ये चीज़ें आपको आपके नवतारा चक्र से पता चल जाएंगी। अब इतना आपने समझा, ठीक। अब हम आपको लेके चलते हैं एक कुंडली पे। कुंडली से चल के एनालिसिस करके देखते हैं कि कैसे नवतारा चक्र आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें देता है और कैसे आप उसको ट्रीट करके समझ सकते हैं। सो आइए देखते हैं एक उदाहरण कुंडली। यहाँ पर आपके सामने एक कुंडली मैंने बना रखा है। देखिए, मेष लगन की कुंडली है। सेकंड हाउस में मरकरी, राहु, वीनस, सन जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। 5th हाउस में मून है, जो कि 4th हाउस के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर एक तरह से देखेंगे तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है। 7th हाउस में देखेंगे तो शनि और मंगल प्रबल शत्रु बैठे हुए हैं। 8th हाउस में केतु बैठे हुए हैं। 9th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और 10th 11th 12th खाली है। अब ये तो हुई एक सामान्य कुंडली। अब इस सामान्य कुंडली में आपको देखना है ग्रहों के नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, चंद्रमा बैठे हुए हैं। मेघा अर्थात केतु का जो नक्षत्र है उसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं। इसको मघा भी बोलते हैं, कुछ लोग मेघा भी बोलते हैं। ठीक। तो अपने डायरी में आप लिखिए कि जन्म नक्षत्र कौन सा हो गया, केतु का नक्षत्र मघा। अब केतु के जो बाकी 2 नक्षत्र होते हैं वो भी जन्म नक्षत्र में ही काउंट किए जाएंगे। फिर सूर्य का नक्षत्र देखिए, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं रोहिणी नक्षत्र में 4थे चरण में। यहाँ पर हमें चरणों से कोई लेन देन नहीं है फिलहाल, अभी हम खाली नक्षत्र की बात कर रहे हैं। लिख लीजिए कहीं पर सबसे पहले, सूर्य का नक्षत्र हुआ रोहिणी, जो कि नक्षत्र स्वामी हो गए चंद्रमा। फिर मंगल का देखिए, मंगल का जो नक्षत्र है वो है स्वाति, जिसके नक्षत्र होते हैं राहु। देखिए, मंगल के सामने नक्षत्र स्वाति और नक्षत्र स्वामी राहु। बुध के सामने लिखिए कृतिका नक्षत्र, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देवता। बृहस्पति के सामने लिखिए पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। और शुक्र के सामने रोहिणी नक्षत्र, जो कि स्वामी होते हैं चंद्र देवता। ठीक है। तो चंद्रमा के बाकी जो 2 नक्षत्र हैं, अब वो भी उसी नंबर पे आएंगे जिस नंबर पे यहाँ पर शुक्र देव बैठे हुए हैं। शनिदेव का जो नक्षत्र है वो हो गया स्वाति, जो कि राहु का नक्षत्र है। देखिए, राहु का जो नक्षत्र है यहाँ पर रोहिणी है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र हुआ। और केतु का जो नक्षत्र है यहाँ पर अनुराधा, जो कि शनि का नक्षत्र हुआ। अब अगर आपने इसको कहीं पर नोट किया हुआ है तो आप देखिए,
लग्न है अश्विनी नक्षत्र में, फिलहाल हमें लग्न से यहाँ पे कोई काम नहीं करना है। चंद्रमा हो गए मघा, जो केतु का नक्षत्र है, जो कि जन्म नक्षत्र हुआ। फिर सूर्य हो गए कहाँ पर, सूर्य हुए रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का है। अब अगर आप जन्म, संपद, विपद, क्षेम, फिर प्रत्यारी, साधक, नैदान, मित्र, अतिमित्र, एक से लेकर 9 तक आपको लिख लेना है, जो मैंने पीछे आपको चार्ट दिखाया था। जब आपने देख लिया तो यहाँ पे देखिए, आपका जो चंद्रमा है वो है जन्म नक्षत्र, मतलब 1 नंबर। सूर्यदेव बैठे हुए हैं चंद्रमा के नक्षत्र पे, दैट मीन्स केतु से जब आप गिनेंगे तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, तो चंद्रमा का जो नक्षत्र में क्रम हो गया वो हो गया चौथा। ठीक, तो के आप यहाँ पे लिखिए सूर्य के सामने, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है, सूर्य के सामने आप लिखिए 4 नंबर, अर्थात 4 नंबर का तारा हो गया सूर्य का। अब मंगल पे देखिए, मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं स्वाति नक्षत्र पे, जो कि राहु का है। ठीक है, तो आप केतु से गिनिए शुरू करिए, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये हो गया 6 नंबर का तारा। फिर बुध की बात करेंगे, बुध बैठे हुए हैं यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में। ठीक है, अब केतु से गिनिए सूर्य को, केतु, शुक्र, सूर्य, अर्थात 3 नंबर। तो बुध के सामने लिखिए 3 नंबर तारा। फिर आइए गुरु पर, गुरु बैठे हुए हैं शुक्र के नक्षत्र में, और आप देखिए केतु के जस्ट बाद आते हैं शुक्र, अर्थात शुक्र जो है 2 नंबर हो गए, तो गुरु के सामने लिखिए 2 नंबर तारा। ठीक, अब शुक्र पे आ जाइए, शुक्र बैठे हैं चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र पे, तो केतु से चंद्रमा को गिनिए, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, तो शुक्र के सामने लिखिए 4 नंबर तारा। फिर आ जाइए शनि पर, शनिदेव बैठे हुए हैं यहाँ पर राहु के नक्षत्र पे। ठीक, तो राहु का जो नक्षत्र है केतु से कहाँ आता है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, और मंगल के बाद राहु, अर्थात 6 नंबर। तो ये भी हो गए आपके साधक तारा पे। ठीक, तो जातक को राहु जब जब एक्टिव होगा, जब जब शनि एक्टिव होगा, जीवन में कुछ अचीवमेंट दे के जाएगा। 6 नंबर तारा मैंने बताया था ना, 3, 5, 7, ये नेगेटिव तारा है। अब शनि के बाद राहु देखिए, राहु बैठे हुए हैं चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र पे, दैट मीन्स चंद्रमा का हमने कौन सा तारा लिखा था, 4 नंबर, 6 तारा। ठीक है, तो राहु भी अच्छा ही करने वाले हैं, क्योंकि 6 तारा पे बैठे हुए हैं। और केतु के लिए देखेंगे तो केतु बैठे हैं शनिदेव के अनुराधा नक्षत्र पे। अब आप केतु से गिनिए शनि कितने नंबर पे आते हैं, केतु 1 नंबर, शुक्र 2 नंबर, सूर्य 3 नंबर, चंद्र 4 नंबर, मंगल 5 नंबर, फिर मंगल के बाद आते हैं राहु 6 नंबर, राहु के बाद गुरु 7 नंबर, और शनि 8 नंबर। तो शनिदेव जो है यहाँ पर 8 नंबर पे आ रहे हैं केतु से, अर्थात आपका जो केतु है वो 8 नंबर के तारा पे बैठा हुआ है। तो आपने अगर अब लिखा हो तो एक बार आप मेरे चार्ट से मैच कर लीजिए, सूर्य 4 नंबर तारा पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा 1 नंबर तारा पे बैठे हैं, मंगल 6 नंबर तारा पे बैठे हैं, बुध 3 नंबर तारा पे बैठे हैं, गुरुदेव 2 नंबर तारा पे बैठे हैं, शुक्र महाराज 4 नंबर तारा पे बैठे हैं, शनिदेव 6 नंबर पे बैठे हैं, और राहु महाराज 4 नंबर तारा पे बैठे हैं, और केतु महाराज 8 नंबर तारा पे बैठे हैं। ठीक, तो ये हो गए तारा। अब इन तारों के आधार पे इनकी हम महादशाओं के साथ चलेंगे कि कौन सी महादशा में कौन सा तारा एक्टिव हुआ और इनको क्या क्या लाभ उसने दिया, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आइए देखते हैं इस जातिका की शादी। ठीक, जातिका की शादी हुई 26 नवंबर 2011 में। ठीक, 26/11/2011। अब महादशा देखिए, 2011 में यहाँ पे देखिए चंद्रमा की महादशा चल रही थी 26 अगस्त 2011 से 26 अगस्त 2021 तक। ठीक है, अब फिर से देखिए अंतर्दशा की बात कर लेते हैं। तो 26 अगस्त 2011 से 25 जून 2012 तक चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी।
अब आ जाइए प्रत्यंतर दशा पे। ठीक है, थोड़ा सा और करने के लिए, तो 23 नवंबर 2011 से 2 जनवरी 2012 तक चल रही थी बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा। हम्म। तो अब आप सब देखिए अपने अपने जो आपने लिखा हुआ है ग्रहों का, नक्षत्रों का क्रम, तारा का क्रम, वहां पे आप देखिए चंद्रमा, चंद्रमा बृहस्पति, चंद्रमा आपकी जन्म तारा है, उन्हीं की महादशा है, उन्हीं की अंतर्दशा है। और बृहस्पति की यहाँ पर पड़ रही है प्रत्यंतर दशा। और बृहस्पति यहाँ पे कहाँ है? संपत तारा पे है। ठीक। तो जन्म तारा और फिर संपत तारा। तो जन्म जब होता है, जब हम पैदा होते हैं, वही हमारा जन्म नहीं होता है। जन्म हमारा तब भी होता है जब हमारी शादी होती है। और ख़ास करके एक लड़की के लिए जब शादी होती है, तो उसका एक दूसरा जन्म हमें समझना चाहिए, क्योंकि अब वो नए लोगों के बीच में, नए परिवार में, नए खान-पान हो सकता है, नए परिधान, क्योंकि हो सकता है कि पहले वो साड़ी पहनती हो, वहाँ पर लोग कुछ और पहनते हों, या पहले वो इंडियन पहनती हो, अब उसको वेस्टर्न पहनना हो, या पहले वेस्टर्न पहनती रही हो, अब उसको इंडियन पहनना हो, पहले नॉन वेज नहीं खाती रही हो, अब उसको वहाँ पर नॉन वेज बनाना भी पड़ सकता है, खाना भी पड़ सकता है। या पहले नॉन वेज खूब खाती रही हो, अब शादी के बाद उसको नॉन वेज खाना बंद करना पड़ सकता है, बनाना बंद करना पड़ सकता है। और तमाम हैबिट्स होती हैं। कोई लड़की ड्रिंक नहीं कर रही है, ड्रिंक करना शुरू कर सकती है, या ड्रिंकर खूब पीती थी और बाद में पीना बंद कर सकती है। तो शादी भी एक तरह का पुनर्जन्म है। ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने कि जन्म तारा और संपत तारा। संपत तारा इसलिए हुआ कि जब इंसान की शादी होती है, ठीक है, तो इंसान एक तरफ धन खर्च करता है, एक तरफ गृह लक्ष्मी रूपी धन प्राप्त करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जन्म तारा और संपत तारा मिल करके इनकी शादी करवाए। अब दूसरी घटना इनके जीवन में जो हुई, उसकी बात करते हैं। 18 नवंबर 2013, तो 18 नवंबर 2013 को इनको बेटा हुआ। अभी देखते हैं नवंबर 2013 में इनकी कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। ये देखिए, राहु की महादशा थी जनवरी से लेकर जुलाई तक, और फिर जुलाई से लेकर के नवंबर तक रही, 25 नवंबर तक रही 2015 में बृहस्पति की अंतर्दशा, लेकिन 2014 से रही। ठीक है। तो यहाँ पर राहु ने 24 राहु यहाँ पर 24 जनवरी 2013 से लेकर के 26 जुलाई 2014 तक एक्टिव रह रहा है। ठीक है। तो चंद्रमा की हो गई महादशा, और नवंबर 2013 में देखेंगे तो हो गई राहु की अंतर्दशा। ठीक है। और प्रत्यंतर दशा अगर देखेंगे, बुध महाराज की यहाँ पर प्रत्यंतर दशा चालू हो रही है 23 सितंबर 2013 से 10 दिसंबर 2013 तक। ठीक है। तो मून, राहु, मरकरी। मून जो है 1 नंबर तारा होता है। राहु यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 नंबर के तारा हैं, और बुध महाराज यहाँ पे 3 नंबर का तारा है। तो जन्म प्लस 4 नंबर का तारा मिलाकर के बना 6 तारा। तो यहाँ पर 6 मीन्स आपके जीवन में कुछ कुशल होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये बच्चा हुआ। और अगर आपको थोड़ा सा और देखना हो तो यहाँ पे सूक्ष्म दशा भी आप देख सकते हैं। सूक्ष्म दशा में अगर आप देखेंगे तो 18 नवंबर 2013 के आसपास किसकी थी सूक्ष्म दशा, और 17 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक रही बृहस्पति की सूक्ष्म दशा। और बृहस्पति यहाँ पे संपत्ति तारा है। ठीक है। तो संतान की प्राप्ति भी एक तरह से आपके लिए धन ही है। तो संपत्ति तारा, जुपिटर भी एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पर आपने अगर देखा, ध्यान दिया हो, हम्म, तो जन्म तारा चंद्रमा, फिर राहु महाराज एक्टिव हुए जो कि ये 6 तारा है। मरकरी यहाँ पे निगेटिव तारा हुआ, बुध महाराज जो कि विपत्त तारा है। तो एक लेडी जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके ऊपर विपत्तियां आ ही जाती हैं। कई बार आपने पीछे सुना होगा
कि प्रेगनेंसी में कंसीव होने के बाद, बच्चा पैदा होने के पहले या बच्चा पैदा होने के टाइम लेडीज़ें मर भी जाती थी। कई बार फिल्मों में ऐसा देखते हैं कि डॉक्टर आके पूछता है कि मैं माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकता हूँ, बताओ किसको बचाऊँ? तो विपत्त तारा यहाँ पर ये रोल रहता है इसका। तो यहाँ पर इनको संतान की प्राप्ति हुई, और संतान की प्राप्ति के लिए अगर आप कुंडली में भी देखेंगे तो चंद्रमा 4th हाउस लॉर्ड होकर के 5th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक, तो चंद्रमा यहाँ पर कुंडली से भी संतान दिला रहे हैं, और नवतारा पद्धति के आधार पे भी आपको चंद्रमा, बृहस्पति, राहु राहु यहाँ पे 2nd हाउस में बैठे हैं, उच्च के होकर के वृषभ राशि में बैठे हैं। 2nd हाउस होती है हमारी फैमिली, हमारा कुटुंब। तो जातिका का परिवार भी बढ़ गया, बच्चा आ गया। और आपने अगर ध्यान से देखा हो, 2nd हाउस में राहु के साथ में सूर्य भी बैठे हैं, जो कि 5th हाउस के लॉर्ड हैं। तो राहु ने यहाँ पर बैठ करके 5th हाउस का रिजल्ट दिया। चंद्रमा, राहु, बुध और बृहस्पति, और बुध भी यहाँ पे 2nd हाउस में बैठे हुए हैं राहु के साथ। तो यहाँ पर रिजल्ट आप चाहे नवतारा से देखो, चाहे आप जन्म कुंडली से देखो, परिवार में वृद्धि हुई, संतान की उत्पत्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई। अगली घटना को देखते हैं जो इनके जीवन में हुई। इन्होंने मई 2022 में एक गाड़ी खरीदी। ठीक, तो आइए मई 2022 को देखते हैं कि मई 2022 में इनके पास कैसी परिस्थितियां थी। तो मई 2022 में इनकी जो अब देखिए, मई 2022 में जब इन्होंने गाड़ी खरीदी तो मंगल की महादशा थी, जो इनका लग्नेश है। ठीक, और मंगल स्वयं यहाँ पे बैठे हुए हैं 6 नंबर साधक तारा पे, जहाँ पे जातक का अपलिफ्टमेंट होता है, नाम, यश, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, साधना पूरी होती है। राहु महाराज की अंतर्दशा है, जो कि यहाँ पर 6 तारा में बैठे हुए हैं, और शनि देव की प्रत्यंतर दशा थी, जो कि फिर से साधक तारा पे बैठे हुए हैं। तो साधक, साधक, क्षेम, ये जब 3 तारे मिल गए तो इन्होंने गाड़ी भी खरीद ली। ठीक है ना? तो इस तरह से आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि कैसे कब अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू अचीव ग्रोथ, व्हेन यू आर गोइंग टू गेट डाउन साइड, डाउनवर्ड्स, प्रमोशन के बजाय कब डिमोशन हो सकता है। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा और इन तारों को। अब आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना ही आपका होल्ड, उतना ही आपका कमांड सब्जेक्ट पे बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सपोर्टिंग आल्सो। आशा करता हूँ आप सभी को ये नवतारा चक्र और ये कुंडली एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आपका समय देने के लिए, आपको हमारे चैनल पे आने के लिए, आपका प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आशा करता हूँ कि आगे भी आपकी उम्मीद पे मैं खरा उतरता रहूँगा। जय सिया राम।